बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 19 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, लूटा हुआ माल मसरूका एक बार फिर अलीम और तरीन के पास से बरामद। जी हाँ, अली नवाज अवान, आसिफ नकई, दोनों अगवाशुदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान आज अलीम और तरीन के पास से मिले। क्या माजरा है सारा आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, एक जज, लोअर जुडिशरी के जज वारिस अली, जो सबको क्रॉस कर गए, सबके ऊपर सबकत ले गए। जब पाकिस्तान की तमाम सीनियर जजेस, तकरीबन तमाम, जब मैं कहता हूं चंद को छोड़ के तमाम जजेस लेट गए, प्रेशर ना ले सके, तब जज वारिस अली ने प्रेशर लेकर दिखाया, नौकरी खो दी, अपॉइंटमेंट खो दी, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर पर सौदा नहीं किया। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि सहाफ़ियों के ऊपर नया जुल्म शुरू हुआ है। दो और सहाफ़ी सामने आए हैं जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और उन्होंने ज़मीर बेचने की बजाय अपनी नौकरी खो दी है, लेकिन असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। चौथी खबर आपके सामने रखेंगे, राणा सनाउल्लाह ने एक भरपूर बयान दिया है और ये कहा है कि पहले मुल्क को पटरी पर लाएंगे, फिर पटड़ी से उतारने वालों का एहतसाब करेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या कहने। पहली खबर की तरफ आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शमाली पंजाब के सदर अली नवाज अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेहतरीन कारकुन, बेहतरीन लीडर, नीचे से उन्होंने सियासत शुरू की। जिन लोगों को शायद पता नहीं कि जब पूरे इस्लामाबाद के अंदर शायद एक आध नाज़म था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यूनियन काउंसिल के ऊपर जो चेयरमैन का इलेक्शन होता है, तो तब अली नवाज अवान ने वो इलेक्शन जीता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत देर की है। बहुत बेहतरीन वो पॉलिटिकल वर्कर, बेहतरीन कारकुन। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने विलाग में आपको बताया था कि वो रचे बसे जो चंद लोग होते हैं जो अपने हल्के की आवाम के साथ बहुत गुंदे हुए होते हैं, अली नवाज अवान का उनमें शुमार होता है। अली नवाज अवान ने हमेशा पब्लिक की सियासत की, आवाम की सियासत की। इसीलिए जब 9 अप्रैल के बाद हमारी हुकूमत गिरी तो अली नवाज अवान हरावल दस्ते में थे। जब भी पब्लिक मोबिलाइजेशन की, जब भी लोगों को बाहर निकाला, तो अली नवाज अवान ने हमेशा अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्सा डाला। हमेशा बहुत ही जवामर्दी के साथ उन्होंने इस सियासी रोल अपना जो था वो अदा किया और पार्टी की लीडरशिप की नज़रों के अंदर वो बेहतरीन से बेहतरीन होते गए। पार्टी के वर्कर की नज़र में वो बेहतरीन से बेहतर होते गए और उनको फिर शमाली पंजाब का सदर बनाया गया। इस सारे प्रोसेस के अंदर अली नवाज अवान के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई। उनकी माजूर बहन और वालदा जिस घर में रहते हैं वहाँ पर हमला किया गया, घर तोड़ा गया, हरासा किया गया। उनके भाई को उनके छोटे बच्चों के सामने मारपीट करके अगवा किया गया और कई महीने हब्से बेजा में रखा गया। और उसके बावजूद अली नवाज अवान जो है डटे रहे। अली नवाज अवान ने एक दफ़ा भी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि अली नवाज अवान ने आपसे चंद दिन पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जिसमें अली नवाज अवान ने यह कहा कि अगर अगले चंद दिन के अंदर मैं अगवा कर लिया जाऊं या अगर किसी वजह से मुझसे कोई बयान लिया जाए जिसमें मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ूं या कोई और पार्टी ज्वाइन करूं, तो समझ लीजिएगा कि वो ज़बरदस्ती का बयान है। मैंने अपनी मर्ज़ी से वो बयान नहीं दिया। इसके साथ साथ अली नवाज अवान पार्टी के अंदर ये कहते रहे कि उनको गिरफ्तारी देने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर वो गिरफ्तारी दे देंगे तो वो कम अज़ कम लीगल सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, अगवा नहीं होंगे, उनसे पार्टी उस तरीके से नहीं छुड़वाई जा सकेगी। लेकिन सारी बात है, पार्टी की राय इसमें डिफरेंट थी। पार्टी समझती थी कि उनकी अभी ज़रूरत है पार्टी को, पार्टी नहीं चाहती थी कि वो अपनी गिरफ्तारी दें, जिसकी वजह से फिर वो अगवा हुए। जब उनको अगवा कर लिया गया तो नेचुरली फिर जो बयान है वो आपके सामने अब आ गया है उनका। मीन के आज तमाम लूटा हुआ माल मसरूका, मीन तमाम अगवा शुदगान आजकल अलीम और तरीन के डेरे से ही मिलते हैं, तो आज वो भी अलीम और तरीन के डेरे से ही उनको आज बाज़ेयाब करवाया गया, आप ये कहें। एक बाजमात तरीके से उनको दरमियान में खड़ा करके उनके गले में तहरीक इस्तेहकाम का जो झंडा है वो डाला गया
और जब ये झंडा डाला जा रहा था तो उसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि उसमें तरीन साहब, अलीम साहब, अवान साहब और उसके अंदर ओन चौधरी तमाम ने एक ही कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, एक ही रंग के एक ही कपड़े पहने हुए थे। लगता है यूनिफॉर्म बन गया है तहरीक इस्तेहकाम का। पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ आज ये जो एक्टिविटी ये की गई। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में हमने रस्सागीरों का कॉन्सेप्ट सुना था। लोग चोरी करते थे, चोरी करके क्योंकि पकड़े जाने का डर होता था तो वो किसी ना किसी बड़े आदमी के साथ ताल्लुक़ रखते थे चोरी करने के बाद, और उस बड़े आदमी को, जिसको रस्सागीर कहा जाता था, उसको पता होता था कि फ़लाँ की भैंस या फ़लाँ जगह पर चोरी किसने की है। तो फिर जब लोग ढूंढते ढांढते फिरते थे कि हमारी चोरी हुई है और हमें सामान चाहिए, तो कई दफ़ा वो रस्सागीर जो हैं वो पुलिस से उन्हें बचाने के लिए, अगर पुलिस में मुकदमा चला जाता था या पुलिस चोरों के करीब पहुंच जाती थी, तो फिर उसको बचाने के लिए रस्सागीर बीच में पड़ के उनकी डील करवाते थे। कुछ पैसा चोरों को दिलवा देते थे, सामान जो है वो वापस जिसका चोरी हुआ उसको दिलवा देते थे और पुलिस के मामले को ख़त्म करवा देते थे। ऐसे लोगों को रस्सागीर कहा जाता था। आजकल सियासी रस्सागीर हैं। जहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अगवा होता है और वो माल मसरूका बनता है, उसके बाद वो बरामद होता है तरीन और अलीम साहब के पास से। लेकिन यहाँ पर मसला एक है कि अमूमी तौर पर रस्सागीर को बनना कोई इज़्ज़त की बात नहीं थी, कोई फ़ख्र की बात नहीं थी। माल मसरूका और चोरी के माल के साथ तस्वीर तो नहीं बनवाई जा सकती थी, उसे तो ओन भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सियासी बेशर्मी यहाँ तक पहुँच गई है अनफॉर्चुनेटली कि माल मसरूका के साथ बड़े फ़ख्र के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाई जाती हैं। आज फिर हमने वही मंज़र देखा कि जब हमने देखा कि अली नवाज़ अवान के गले में परचम डाला जा रहा है और साथ खड़े लोग ऐसे हैं जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को हरा के वर्ल्ड कप जीता है। जितने फ़ख्र से वो अपने मुल्क में जाएंगे या फ़ख्र से वो कप दिखाएंगे, उतने फ़ख्र से अली नवाज़ अवान को पेश किया जा रहा था जैसे इन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो है वो कोई फ़तह किया है। कहने की बात मेरी ये है कि ये लोग इस तरीके से उस सारे मामले को जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे जिस तरीके से कोई पता नहीं बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अपने लिए अंजाम दे लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सुबकी की बात है, कुछ भी नहीं। तो तरीन साहब को ये सोचना चाहिए कि झूठा सच्चा उन्होंने एक ब्रांड बना लिया हुआ था। जहांगीर तरीन ने एक परसेप्शन बना ली हुई थी उन्होंने कि वो एक तगड़े सियासतदान हैं, वो एक मोतबर सियासतदान हैं। ये भी उन्होंने एक परसेप्शन बना ली थी कि वो किना मुश्क हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और ये भी एक परसेप्शन कुछ हलकों में बनाने में वो कामयाब हो गए थे कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने सही या गलत एक अपनी बड़ी बेहतर परसेप्शन बना ली थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर। अभी इन लोगों को जो ज़बरदस्ती तहरीक इस्तेहकाम के अंदर शामिल करवाया जा रहा है, इसका नेट रिज़ल्ट ज़ीरो ही निकलना है, क्योंकि अवाम तो सारी इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम ने तो किसी के जाने के साथ बदल नहीं जाना, और इनमें से भी बेशतर लोगों के ज़मीर जो हैं वो इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो वापस आएंगे अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हो रही है, जो सबसे बड़ी, मैं यही कहूँगा, जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, सबसे बड़ी जिस कैजुअल्टी जो हो रही है वो जहांगीर तरीन के इमेज की हो रही है। जहांगीर तरीन को अपनी लेगेसी इस तरीके से बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। जहांगीर तरीन को अपने बारे में जो लोगों के जहनों में एक इमेज बना हुआ था उसकी तबाही इतनी बुरे तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से जहांगीर तरीन उसको कर रहे हैं। इसके साथ ही आसिफ नकई जो हैं वो भी अगवा हुए थे इस्लामाबाद से, और आज वो भी तरीन साहब के घर से मिले हैं कसूर से। एक आरिफ नकई मरहूम जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे हैं आसिफ नकई। उनके कज़न तालिब नकई पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के इस्तेहकाम पार्टी में जा चुके हैं। अभी उनको अगवा किया था और अब जारी बात है उनसे भी ऐसा ही फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन पब्लिक का मोड इससे चेंज नहीं हो रहा। पब्लिक जहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी है, और आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा कि पब्लिक के खड़े होने का फ़ायदा क्या है, दूसरी तरफ परेशानी क्या हो रही है। अगली खबर की तरफ जाते हैं जी। रावलपिंडी के एक एडिशनल सेशन जज जिनका नाम वारिस अली है, उनके सामने कोई मुकदमा आया जिसमें एक तरफ कोई साइल था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की
जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनसे रिलेटेड कोई इदारा था। अब वारिस अली साहब ने उसके ऊपर जो वजारत दिफा है जिसके अंडर हमारी आर्म्ड फोर्सेस आती हैं उसको एक नोटिस किया और वजारत दिफा से सेक्रेटरी दिफा जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको उन्होंने कहा कि वो पेश हों और ये बताएं कि ये जो साहिल के साथ एक सिटीज़न के साथ मसला है इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका क्योंकि बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए जज साहब के मुताबिक। जज साहब ने आर्टिकल 245 पढ़ा अदालत के अंदर। आर्टिकल 245 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गालिबन ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी बिजनेस किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकती। उनका काम सिर्फ मुल्की सरहदों का दिफा है और वो सिर्फ दफा तक महदूद रहेंगी और कोई काम अंजाम नहीं देंगी। और जज साहब ने कहा कि इस आर्टिकल के होते हुए जो उनके सामने केस था उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि इसमें जो सेक्रेटरी दिफा है वो आकर बताएं डिफेंस सेक्रेटरी कि क्यों आर्म्ड फोर्सेस का ये जो मसला सिटीजन के साथ है बिजनेस रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड ये मसला क्यों है। उन्होंने ये नोटिस किया सेक्रेटरी दिफा को। सेक्रेटरी दिफा जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हवा में उड़ा दिया जज वारिस अली का ये जो ऑर्डर था। एडिशनल सेशन जज वारिस अली साहब के इस ऑर्डर के ऊपर एक क्लर्क पेश हुआ शायद और उसने कहा जी मेरी हाज़िरी लगा लें, जवाब तो हमारा कोई नहीं है आपको, लेकिन एक क्लर्क पेश हुआ जिसके ऊपर फिर जो एडिशनल सेशन जज वारिस अली थे उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि ये तौहीन की गई है अदालत की जिसकी वजह से जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनको हटा दिया जाए अपने ओहदे से और उसके बाद एक वर्जन भी एक रिपोर्ट भी पेश की जाए जो हमने रिपोर्ट पहले से मांगी थी वजारत दिफा से जो नहीं दी गई उसको उन्होंने दोबारा से मांगा। एडिशनल सेशन जज वारिस अली को पता नहीं था इस मुल्क में कानून और है, अदालतों के ऊपर भी अदालतें हैं। फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जो कमेटी के अंदर मौजूद जज साहबान होंगे उन्होंने रजिस्ट्रार जो है लाहौर हाई कोर्ट के उसके थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें वारिस अली जो एडिशनल सेशन जज वारिस अली रावलपिंडी के हैं उन्हें OSD बना दिया गया, मीन लाइन हाजिर कर दिया गया, खुडे लाइन लगा दिया गया, उनको हटा दिया गया रावलपिंडी से और उन्हें लाहौर जाकर रिपोर्ट करने को कहा। मीन अब वो खुडे लाइन रहेंगे वारिस अली जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको। लेकिन नोटिफिकेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने। उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्लीज्ड वारिस अली साहब को OSD बनाने पे और साथ उन्होंने लिखा कि ये जो फैसला है ये अवामी इंटरेस्ट में किया गया है। जजेस को भी समझ आ गई है कि हम अपने ऊपर क्यों लें। जब चीफ जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने वारिस अली साहब को OSD बनाया तो उन्होंने कहा ये हम वज़न अपने ऊपर क्यों लें जब इस मुल्क को वसी तर अवामी मफाद में लूटा जा सकता है, जब इस मुल्क के अंदर वसी तर अवामी मफाद के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बैन किया जा सकता है, उनके वर्कर्स को अगवा किया जा सकता है, मारा पीटा जा सकता है, औरतों को जेलों में रखा जा सकता है। तो हम जज वारिस अली को जब हटा रहे हैं अपनी मर्जी से तो नहीं हटा रहे, हम भी तो प्रेशर में ही हटा रहे हैं किसी के, तो हम भी लिख देते हैं कि अवामी इंटरेस्ट में हमने किया। तो आज के बाद जो भी उल्टा काम होगा ना जी वो आपके खाते पड़ेगा पाकिस्तान में। अब तो ये हाई कोर्ट्स ने भी अपना लिया ये काम। तो अब जज जो एडिशनल सेशन जज वारिस अली हैं उनको हटा दिया गया है, उनके ओहदे से OSD बना दिया गया है। यह आज डॉन की खबर है और उनको लाहौर रिपोर्ट करवाया गया और ये इसका सारा जिम्मा डाला गया है आप पे, मीन अवाम के, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला किया गया है। बहरहाल जज वारिस अली साहब ने अपने ज़मीर की कीमत अदा की है, अपनी नौकरी खो दी है, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। एडिशनल सेशन जज तो पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन क्या और किसी एडिशनल सेशन जज का आपको पता है इस सारे प्रोसेस के अंदर मासवाए चंद एक के? तो वारिस अली साहब ने अपना नाम जो है वो तगड़े जजों के अंदर कम अज़ कम लिखवा लिया है। आज के बाद वकला और जजेस के अंदर उनका एहतराम ज़रूर होगा और कुछ हो ना हो, वो नौकरी पैसा शायद ना बना सकें, एहतराम ज़रूर वो होल्ड करेंगे लोगों की नज़रों में। अगली खबर जी, सहाफ़ियों के ऊपर भी बेमाना जो कार्रवाई जारी है। दो सहाफ़ी और एहतशाम अमीरुद्दीन पाकिस्तान छोड़ गए हैं, अमेरिका पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां मेरे ऊपर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी
और ये मुश्किल था मेरे लिए। उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक सहाफ़त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। उसके साथ साथ अतर काज़मी, एक बेहतरीन नाम, बेहतरीन आवाज़, वो भी अपने ज़मीर के मुताबिक रिपोर्टिंग कर रहे थे, तज्जिया कर रहे थे, उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उन्हें भी ज़मीर की कीमत अदा करनी पड़ी है। आपके सामने हर वो सहाफ़ी जो अपने ज़मीर के मुताबिक बोलना चाहता है, सच में बात करना चाहता है, उसको हटा दिया जाता है, उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, मुल्क बदर होना पड़ता है। ये जुल्म जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के अंदर जारी व सारी है। लेकिन जो लोग लफाफे नहीं बनते, ज़मीर के ऊपर खड़े होते हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।